अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत या पीडीएम हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। 14,460 अरब का मजबूरी हजम है, जबकि खसारे का बजट है 7,570 अरब रुपए का खसारा भी होगा। अब समझ नहीं आती है कि आईएमएफ हमें रेस्क्यू करने के लिए आया नहीं, जो लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट था, और फिर अगले ही साल पाकिस्तान ने तकरीबन 24 अरब डॉलर की जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स हैं, जो बैरूनी कर्जा जाते हैं, वो भी अदा करने हैं। यानी जितना वॉल्यूम ऑफ द बजट है, इसमें आधे से ज़्यादा तो सूद और कर्जों की अदायगी में निकल जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा डेट बर्डन है। इसका मतलब ये कि जो खसारा है वो खसारा ही खसारा है। वो कहते हैं ना कि किताबी उम्र का बस इतना गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है, सब खसारा ही खसारा है। और फिर वो हमेशा मैं कहता हूँ कि कौन आशिक खुदा की ज़ात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। आम आदमी के लिए तो सारा चक्कर माशी चक्कर है, और माशी चक्कर का ऐसा घन चक्कर जो इसहाक डार साहब ने इस बजट के अंदर दिखाया है, उसके बाद क्या होने जा रहा है। यानी एक तो होता है अदादो शुमार का गोरख धंधा, और एक होता है हकीकत जो हमें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो जो बहुत बड़ी खबर बनाकर बताई गई है वो है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तकरीबन 35% इजाफा कर दिया गया है। यानी ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा होगा, जबकि जो ग्रेड 17 और ऊपर के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। कुल मिला लिया जाए अगर सरकारी मुलाजमीन को, तो कितनी बड़ी तादाद बनती है पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की। कितने लोग ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं? तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होते हैं तो 4.5 मिलियन होंगे, यानी 45 लाख लोग। और पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? 24 करोड़। यानी 24 करोड़ में से 45 लाख लोगों को आपने एडहॉक रिलीफ दिया है। चलिए एडहॉक का लफ्ज़ भी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि हुकूमतें आती हैं तो वो प्रिसाइजली एडहॉक रिलीफ की बात कर देती है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी नई सरकार आती है वो इस एडहॉक रिलीफ को परमानेंट रिलीफ में बदल देती है। यानी जो 35 या 30% की ब्रैकेट बताई जा रही है, वो अल्टीमेटली जो बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी पे ही 30% या 35% मिलेगा। वो एडहॉक रिलीफ नहीं होगा। अल्टीमेटली सरकारी मुलाजमीन के वारे न्यारे हो जाएंगे, और हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तादाद मुल्क में कितनी है? तो वो मैंने आपको बता दिया कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक और ऑप्टिमिस्ट होते हुए 45 लाख है आउट ऑफ 24 करोड़। तो कितने लोगों को आपने रिलीफ दिया? यानी ये ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है जो रिलीफ आपने दिया है। तो बाकी रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? यानी और फिर आपने कहा कि जो कम से कम तनख्वाह है वो 32,000 हो जाएगी। मुझे बताइए कि आज तक जब तनख्वाह 18,000 भी थी, कम से कम माहाना उजरत 18,000 थी, तो उस वो इम्प्लीमेंट कहाँ होता था? पंजाब हुकूमत ने बहुत ही हातिम ताई की कब्र पे लात मार के 28,000 कर दी। तो 28,000 कितने लोगों को मिलती है जो बेसिक सैलरी? और उसके अलावा जो प्राइवेट खासतौर पे सेक्टर है उसके अंदर कहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है? तो ये सोचने की बात है। और फिर जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो सरकारी मुलाजमीन की, सरकार के लोगों की। और इमरान खान साहब तो अपने दौर में कहा करते थे कि जो सरकारी मुलाजमत है ये तबाही का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर तो ये लगता है कि खुशहाली का रास्ता ही सरकारी मुलाजमत है, क्योंकि वहाँ पर तनख्वाहें बढ़ती है, प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं। तो पहला तो मैंने आपको स्ट्रेट कर दिया मैटर के ये जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने वाला मामला है, ये ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है, और आपने बेनिफिटेड लोगों को ही बेनिफिट पहुँचाया है। होना तो ये चाहिए था कि तनख्वाहें जो है वो सबकी बढ़ती, सब लोगों के लिए वेजेस बढ़ जाती, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जितना ज़्यादा है, हर एक शख्स के लिए जो रोज़मर्रा के काम हैं, अशिया ख़रीदना, अशिया ज़रूरिया ख़रीदना, अशिया खुरनोश ख़रीदना, उनकी दस्तरस से बाहर हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, फिर जो हुकूमत होती है ऑब्वियसली उनके लिए सरकारी मुलाजमीन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि सरकारी मुलाजमीन का जो वोट बैंक होता है, यानी उनसे वोट लेने होते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको रिलीफ दें और फिर एक नारा लगवाएं कि हुकूमत ने तो अवामी फलाह का बजट पेश किया है। अच्छा, दूसरा जो इस बजट के अंदर अगर टैक्सेस की बात की जाए, तो जो गुज़श्ता साल का जो बजट था जो इससे पहले पेश किया गया, उसमें जो टैक्स की अमाउंट है वो तकरीबन 2.2 ट्रिलियन के टैक्सेस लगाए गए थे। 2.2 ट्रिलियन, 2.2 खरब। यानी ये कहा ही जाता है कि इतने पैसे से तो दियामीर भाषा डैम, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना दियामीर भाषा डैम का, वो मुकम्मल हो सकता है जितने कि आपने टैक्सेस लगा दिए। तो क्या इस बजट में टैक्सेस नहीं लगाए? तो हुजूर बात यह है कि हमारे यहाँ जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और बदकिस्मती की बात है कि हम तो दालों तक को इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंपोर्टेड हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री का पहिया जाम और ठप हुआ हुआ है। खुद तो हम कुछ बना नहीं रहे, सब कुछ हम चीन से मंगवा रहे हैं, इवन भारत से मंगवा रहे हैं। हम जो अद्वियात का खाम माल है वो भी भारत से मंगवाते हैं। तो जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनको लग्जरी आइटम्स कहा जाता है, उन पर टैक्सेस की भरमार है। यानी जो दूध का डिब्बा है उसके ऊपर टैक्स, मक्खन है उसके ऊपर टैक्स, पनीर है वो भी महंगा हो गया, वो भी लग्जरी है ना जी। टिन पैक मछली वो भी महंगी हो गई, मुर्गी का गोश्त और अंडों की जो पैकेट में मिलती हैं
उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं और उन पर 18% टैक्स लगाया गया है। 18% टैक्स, यानी मुर्गी का वो गोश्त, खासतौर पे जो KNS वगैरह देते हैं, मैं को ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो पैक्ड आइटम्स है जितनी भी, वो टिन पैक मछली हो, वो पनीर हो, पनीर भी ज़ाहिर है पैक्ड मिलता है आपको, जो ब्रांड्स की जो आइटम्स है इस तरह के, दूध का डिब्बा है जो ब्रांडेड है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ ब्रांड्स के दूध के डिब्बे मिलते हैं, खुले दूध की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर 18% जो है वो GST आयद कर दिया गया है। उसके अलावा जो ब्रांडेड कपड़े हैं, जितने भी ब्रांड्स के कपड़े हमारे पास हैं, उस पर जो और जो फूड आउटलेट्स हैं उन पर 5% GST अप्लाई कर दिया गया है। ये 15% ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर GST कपड़ों के ऊपर लगाया गया है, जबकि जो फूड आइटम्स होंगी, फूड आउटलेट्स होंगी और कॉफ़ी शॉप्स होंगी, कॉफ़ी अगर बाहर से आप पीते हैं या आप स्नैकिंग करते हैं या बाहर के खाना खाते हैं, तो 5% GST आपको देना होगा। अच्छा, उसके अलावा जो बजट में टैक्सेस का खात्मा हुआ है, वो अच्छी बात यह है कि सोलर सिस्टम के ऊपर जो सोलर पैनल्स हैं उनकी इंपोर्ट बैन हुई थी, जो पोर्ट पे चीज़ें पड़ी हुई थी, स्टक थी लोगों की, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो अब जो सोलर की आइटम्स हैं, एनर्जी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, आप यूँ कह लीजिए कि उस पर जो टैक्सेस हैं उन पर छूट दी गई है। हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस की छूट है। डायपर्स, अद्वियात का खाम माल, जैसे मैंने कहा कि वो भारत से मंगवाते हैं, उसके ऊपर टैक्स छूट है ताकि प्राइसेस सस्ती हो सकें। और दूसरी अशिया जो है इससे मिलती जुलती, यानी एनर्जी प्रोडक्ट्स या मेडिसिन से जुड़ी हुई हैं। और जो ट्रेडमार्क और ब्रांड हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया, यानी जो ब्रांडेड आइटम्स हैं जो भी ट्रेडमार्क के साथ होंगी फरोख्त, उन पर बैन होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाहर से अगर आप खाना खाते हैं तो किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर बैठे हुए आप खाना खाने के लिए, पहले तो आप कार्ड देते थे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो उसके ऊपर GST चार्ज नहीं होता था, आपको वहाँ से छूट मिल जाती थी। अब वो GST 5% कर दिया गया है, यानी अगर किसी जगह पे पहले कोई खांचा लगा भी लेता था 1% का, तो अब तो ये रिकग्नाइज हो गई ना बात, ये तो स्टैम्प्ड हो गई गवर्नमेंट की तरफ से कि 5% GST उसने कार्ड के ऊपर काटना है। और अगर आप कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं तो आपको कैश के ऊपर 15% GST चार्ज होगा। 15% GST आपने कार्ड के ऊपर पे करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की जो अयाशियाँ हैं बाहर खाना खाने वाली, वो तो खासी हद तक कम होने वाली हैं। अब पता नहीं इसका फ़ायदा जो है फूड आउटलेट्स को होता है या अल्टीमेटली इसका नुकसान उठाती हैं। उसके बाद जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, यानी छोटे कारोबार हैं, तो छोटे कारोबारों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और कहा यह गया है कि इनके लिए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो भी मुकामी तौर पर बनाई जाए, ताकि जो छोटे छोटे बिजनेसेस करने वाले लोग हैं उनकी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, ताकि जिसकी रेटिंग बेहतर है उसको ज़्यादा पैसे या वॉल्यूम जो चंक है पैसों का वो दिया जा सके और फिर उनको इवेल्युएट किया जाए कि रिटर्न उनका कैसा है। तो जो SMEs हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनके लिए जो है 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। फिर जो कारोबारी ख़वातीन हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए टैक्स की शरह में छूट दी गई है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो उनको टैक्स छूट मिलेगी, उन पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। जो लंडे की आइटम्स हैं, लोगों को पता है कि अब लोगों ने लंडे की अशिया ख़रीदना शुरू कर दी हैं, ज़्यादा लोगों की क़ुव्वत ख़रीद तो है नहीं, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो ख़त्म की गई है। और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हैंड बैग्स हो गए, खिलौने हो गए, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, उनके ऊपर जो है वो 50 सेंट फ़ी किलो जो दरामदी ड्यूटी है वो कम की गई है। और ये जो ड्यूटी कम की गई है इससे पहले ही वसूल की जा रही थी और फिर हम खबरों के अंदर भी देखते थे कि अब तो लंडे की अशिया भी लोगों की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। तो खैर ये जो रिलीफ इस वक्त हुकूमत ने दिया है, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को इस आके पहले ये कहना पड़ा कि हमने IMF की तमाम कंडीशंस को मीट कर दिया है। और फिर ये जो 9th रिव्यू स्टक हुआ था, ये 9th रिव्यू इसी महीने हो जाएगा, क्योंकि मैंने IMF की MD से कोई 1 घंटा टेलीफोन पर बात की है। तो लग ये रहा है कि मोर और लेस मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा ये इलेक्शन बजट नज़र नहीं आता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ पब्लिक को दिया हो, और लग ये रहा हो कि हुकूमत इस मनसूबाबंदी में है कि उन्होंने अब जाना है और इलेक्शंस में जाके इस बजट की बेसिस के ऊपर लोगों से वोट लेना है। ऐसा लग नहीं रहा है। और मुझे इससे लगता ये है, जो मेरी गट फीलिंग है वो ये है कि अगले साल के पहले क्वार्टर के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं, उससे पहले इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। असम्बलीज़ की डिसोल्यूशन कब होगी, क्या प्लान होगा, को इकोनॉमिक इमरजेंसी इंपोज करनी पड़ेगी, कैसे है, मेरा ख्याल है कि ये सारा फ्रेमवर्क अभी तय करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमने IMF का 9th रिव्यू लेना है और उसके बाद 10th और 11th रिव्यू है जो लाइकली क्लब हो जाएंगे, तो शायद उसके बाद ही को पैसे आना शुरू होंगे। जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं, वो भी IMF की कंडीशन के ऊपर लोगों को पैसे देंगे। तो अभी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि IMF का 9th रिव्यू हो जाएगा, तो उसके बाद पैसे आने से मशरूत है कि जैसे पैसे आएंगे, अगर आ भी जाएंगे, अगर IMF के ये 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाता है तो फिर ये
ये भी अपने जहन में रखिएगा कि फिर मिनी बजट इस हुकूमत को पेश करना पड़ेगा, और अगला जो मिनी बजट आएगा उसके अंदर ही हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि उन्होंने कोई आम पब्लिक को ईज ऑफ करना है, ये मजीद सख्तियाँ आयद करनी है। तो एक हल्का सा जो फ्लैशबैक है, क्विक जो रिफ्लेक्शन है इस बजट का, वो हमने आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं, मतलब मैं कोई करंट अकाउंट डेफिसिट पे नहीं जा रहा, मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के ऊपर नहीं जा रहा, मैं एक्सचेंज रेट के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी प्रोपोर्शनल होता है इन्फ्लेशन के। तो जाहिर है ये जब तक इंटरेस्ट रेट्स जो जितने बड़े हैं काइबर कम नहीं होगा, तब तक जो हमारा जो मकामी बिजनेसमैन है और उसको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ कारोबार ही बैंक्स के साथ होता है। बैंक से आप पैसे उठाते हैं तो इंडस्ट्री में पंप इन करते हैं और फिर इंडस्ट्री का पहिया चलता है। तो जब तक हमारा जो मकामी कारोबारी है उसको पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, काइबर नीचे नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, तब तक मुल्क की जो लोकल इंडस्ट्री है वो चलेगी नहीं, लोकल प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगी और तब तक अशिया सस्ती नहीं होंगी। तो अल्टीमेटली जो की है वो ये है कि हमें इंटरेस्ट रेट्स को एज अर्ली एज पॉसिबल कम करना पड़ेगा, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर आए प्रेशर को कम करना पड़ेगा, तभी मामला सीधे होंगे। और मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्दी ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।